बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, सुपर 30 आनंद कुमार के लेखक श्री बिजू मैथ्यू जी, सह लेखक श्री अरुण कुमार जी, प्रभात प्रकाशन के प्रकाशक डॉक्टर पीयूष कुमार जी, पेंगुइन इंडिया की प्रतिनिधि सुश्री राधिका जी, मंच के संचालक डॉक्टर ध्रुव कुमार जी, आनंद जी के भाई श्री प्रणव कुमार जी, आनंद जी के परिवार के सभी सदस्यगण, सुपर 30 से जुड़े तमाम लोग, विशिष्ट अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, सचमुच यह हम सबों के लिए गौरव की बात है कि आज आनंद कुमार जी की जीवनी जो प्रकाशित हुई है उसका लोकार्पण हुआ, और मैं व्यक्तिगत रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि लोकार्पण के समारोह में मुझे भी उपस्थित होने का मौका मिला। आनंद जी का जो काम है उससे मैं बहुत जमाने से परिचित हूँ। सुपर 30 का इन्होंने जो प्रयोग प्रारंभ किया संभवतः 2002 में, और पहली बार इनके कार्यक्रम में 2006 में मुझे शामिल होने का अवसर मिला, और उसके बाद के एक कार्यक्रम में जब हम आए तो सुपर 30 के 300 स्टूडेंट IIT की परीक्षा पास कर चुके। तो मुझे आज भी याद है कि हम लोगों ने कहा था 30 आउट ऑफ 30, यही है सुपर 30। ये उस समय हमने इनके बारे में यही बात कही। तो ये बहुत एक अभिनव प्रयोग है, और इसको न सिर्फ अपने राज्य के लोगों ने बल्कि पूरे देश के लोगों ने, और सिर्फ देश के लोगों ने ही नहीं बल्कि देश के बाहर दुनिया के अनेक मुल्कों में इसे सराहा गया, लोगों ने इसको वॉच किया। इंस्टीट्यूट खोलना, इंस्टीट्यूट चलाना, यह काम बहुतों ने किया। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए, इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए देश में, दुनिया में, लेकिन क्या कारण कि बिहार में एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया कि पूरब से लेकर पश्चिम तक दुनिया के हर हिस्से से लोगों ने इनके काम को आकर खुद देखने की इच्छा प्रकट की, और जिन लोगों ने इनके काम को देखा वो इनके मुरीद बन गए, और सब जगह इनके काम की चर्चा हुई, प्रशंसा हुई। आज बिजू मैथ्यू जी जैसे व्यक्ति इतना प्रेरित हुए, इन्होंने इनके संघर्ष की गाथा
लिख डाली। अरुण जी जाने माने पत्रकार हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बराबर ये लिखते रहते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से सबका पढ़ता रहता हूँ, लेकिन खास कर इनका मैं जरूर पढ़ता हूँ, खासकर एजुकेशन के बारे में जरूर। और ऐसे तमाम लोग प्रभावित हुए, और किस प्रकार के बच्चे आज IIT कंप्लीट कर रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था उसके परिवार में, उसके कुल खानदान में, उनके परिवार का भी बच्चा IIT कंप्लीट करे। आनंद जी को तो न जाने कितनी जगहों से प्रस्ताव आया, ऑफर आया कि आप जो अपने बलबूते पर इस काम को करते हैं, हम लोग इसमें आर्थिक मदद देना चाहते हैं, आप इस काम को और बढ़ाइए, ज़्यादा बच्चों को इस प्रकार से और पढ़ाइए, दूसरे राज्यों में अपने सेंटर खोलिए, न जाने कितने प्रस्ताव आए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इसकी विशिष्टता है, इसकी जो खासियत है, उसको हम कभी समाप्त नहीं करेंगे, और हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए, न सरकार की सहायता चाहिए, न किसी व्यक्ति की, न किसी उद्योगपति की, किसी भी संस्था। तो अपने आप में ये कोई मामूली संकल्प नहीं, और आज जब इस संकल्प पर कायम रहे हैं, उसी का परिणाम है कि इनके खासियत की चर्चा हो रही है, और हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर। ये समाज के बारे में तो सब लोगों को मालूम है, मेरिट पर भी एकाधिकार इस समाज में की मान्यता रही है। अब आप बताइए, इन्होंने अपने परिवार की कहानी सुनाई, लेकिन ये नहीं भी सुनाते तो ज़्यादातर लोग परिचित है क्या संघर्ष करना पड़ा है इनको अपनी पढ़ाई के लिए। इंग्लैंड जा सकते थे, नहीं जा पाए, और कुछ कर सकते थे अगर साधन होता, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन जो साधनहीनता के कारण इनको अपने जीवन में कष्ट झेलना पड़ा, कठिनाइयां इनको रास्ते में आई, इन्होंने यही संकल्प लिया ना कि हमारे जैसे जो दूसरे हैं, इस भूमि के जितने युवा हैं, उनके जीवन को अगर हम बेहतर बना सकें अच्छी शिक्षा की ओर प्रेरित करके, तो वो सबसे बड़ी बात है। ये कोई मामूली बात नहीं। और लोगों के मन में तो ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन क्या कारण है कि आनंद कुमार के ही मन में ये बात आई। इनका जो अपना अनुभव था, जिसको इन्होंने सीखा था, तो इनके अपने अनुभव से उसके आधार पर इन्होंने सोचा। आज जो इनका नाम हो गया, तो ये चाहते उससे बहुत धन संपत्ति अर्जित करते, प्रतिष्ठा तो मिली गई थी, और इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। आज भी उसी प्रकार से अपने मुहिम को ये जारी रखते हैं जिस प्रकार से शुरुआती थी, और यही कारण है कि आज सब लोग इनको सराह रहे हैं, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं। लोगों को तो यकीन नहीं होता। मैंने कहा कि मेरिट की बात होती है, देखिए मेरिट तो सब जगह है। ये जो सिद्धांत लोग देते रहे हैं कि मेरिट तो उसी जगह पर है, और आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति कितना मेरिटोरियस है, कितना मेरिट है कि अकेले एक व्यक्ति ने आज सैकड़ों बच्चों को IIT पहुंचा दिया, और सैकड़ों भी कम, हजारों को पहुंचा दिया होगा। और सिर्फ पहुंचा नहीं दिया, जो प्रेरणा लोगों ने ग्रहण की, सबसे बड़ी चीज होती है ऐसा काम करना जिससे लोग प्रेरित हैं, इनके काम से लोग प्रेरित हैं। और अभी ठीक था मंच के संचालक भाई, अब तो ये बिहार की पहचान बन गई। हम अगर अपने प्राचीन इतिहास की ओर जाएं, तो इस बिहार की धरती, जो आज बिहार इलाके को हम बिहार के नाम से जानते हैं, उस इलाके में तो एक से एक विभूतियां पैदा हुई। लेकिन अब आज के युग में देखिए कि किसने कुछ किया है। ये कोई राजनीति में नहीं है, वो
उद्योग जगत में नहीं है, साधन नहीं है, और तब भी अपने बलबूते पर, अपने मेरिट के बदौलत ये कहाँ पहुंचे हैं और कितनों को कहाँ किस ऊंचाई पर पहुंचाया है। तो सबसे बड़ा मेरिट तो यही है। कौन कहता है कि मेरिट पर भी कोई नहीं है? मेरिट तो कहीं भी हो सकता है। इसलिए जो सबसे बड़ी बात है, शिक्षा का प्रबंध सबके लिए होना चाहिए। और जब शिक्षा का प्रबंध और शिक्षा का ही प्रबंध नहीं, मैंने जो काम शुरू किया, मैंने जब काम संभाला तो मेरे सामने उस समय की चुनौती थी कि लगभग 12.5% बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख पाते। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की संख्या जो 12.5% थी, मेरे सामने उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम सभी लड़के लड़कियों को स्कूल तक पहुंचा दें। हमारी उस समय की वही चुनौती, और हम लोगों ने पहुंचा दिया। आज आपको मालूम है कि मात्र 0.86% बच्चे स्कूलों के बाद, अब लगभग सभी बच्चे स्कूल पहुंच गए। अब प्रश्न आता है क्वालिटी एजुकेशन। अब जब पहला कदम था वो पूरा हुआ, दूसरे कदम पर काम करना। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए तो सीखना चाहिए आनंद जी के प्रयोग। ये प्रयोग कितना कारगर होगा, तो क्वालिटी एजुकेशन पर जाना बेहतर हो। वैसे क्वालिटी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता एक ऐसा प्रश्न है कि ये दुनिया भर में, आप जानते हैं अमेरिका की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? सबसे बड़ी पूंजी उनके यहाँ ज्ञान, और सबसे अधिक धन जो अमेरिका को मिलता है लगभग 35%। अनार्जन जो होता है अमेरिका में, सबसे मजबूत देश माना जाता है, वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अमेरिका 35%। उस अमेरिका में भी एजुकेशन के क्वालिटी पर बहस होती है, क्योंकि ग्रेजुएशन तक की संख्या का वहाँ भी बड़ा ही हाल ठीक नहीं, तो वहाँ भी क्वालिटी पर चर्चा होती है। क्वालिटी पर चर्चा हमारे यहाँ भी होगी। अब बेहतर शिक्षा लोगों को मिले, इसका प्रयत्न करें, और इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, सबको मिले। बिहार के बच्चों को देखिए, यहाँ इंस्टीट्यूशंस की कमी, और उसके चलते बिहार के बच्चे देश के कोने कोने में जाते, हर तरह की पढ़ाई करने जाते। एक बार हम उड़ीसा गए, भुवनेश्वर, वहाँ के कॉलेज में हमने देखा कि भाई इतनी बड़ी संख्या में बिहार के स्टूडेंट। उस समय मैं सांसद था, तो मुझे जानकारी मिली कि भाई यहाँ भी पढ़ने आते हैं बिहार के बच्चे, उड़ीसा आ रहे हैं पढ़ने, कहाँ नहीं जाते। जब हम केंद्र में मंत्री थे तो हमको आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कहीं भी जाते थे तो कोई इंस्टीट्यूशन के बाहर बच्चे खड़े रहते थे और रोक करके हमको दरखास्त देते थे कि ये ट्रेन चलवा दी, उसका स्टॉपेज दे दीजिए ताकि बिहार जाने में सहूलियत हो। तो हर जगह हमने देखा कि बिहार के बच्चे देश के कोने कोने में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमारे संस्थाओं की भी कमी है। तो हमने जो साफ निश्चय किया है, उस निश्चय में इंस्टीट्यूशंस भी बड़े पैमाने पर खोले जा रहे हैं। हम दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि संस्थाओं को खोलिए। और जो काम हम लोगों ने प्रारंभिक तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में किया, जिसकी चर्चा मंच से की गई, तो जो हमारे सामने उस समय की चुनौती थी, उस चुनौती के मद्देनजर लड़कियां स्कूल नहीं जाती। प्राथमिक स्कूलों तक तो लड़कियां चली जाती, लेकिन यहाँ तक मध्य विद्यालय में नहीं जाती। यानी छठे क्लास में भी लड़कियों की संख्या कम हो जाती, और उसका एकमात्र कारण था परिवार की गरीबी। लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो उसके लिए लड़कियों को कपड़ा देना पड़ेगा, और गरीबी के कारण माँ बाप अपनी बेटियों को ठीक ढंग का कपड़ा नहीं दे पाते थे, इसलिए बच्चियों को स्कूल भेजना बंद कर देते थे। तो हम लोगों ने वहीं से शुरू किया लड़कियों के लिए पोशाक योजना,
और जब लड़कियों की पोशाक योजना से लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई सिर्फ 8वीं कक्षा तक क्यों पढ़े, कम से कम मैट्रिक तक तो पढ़े। तो लड़कियां स्कूल जाएं कैसे, स्कूलों की संख्या कम थी। तो हमने उसी समय साइकिल योजना की शुरुआत की। पटना में लड़की साइकिल नहीं चलाती, साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती थी। गांव-गांव में लड़की, जब से साइकिल योजना की शुरुआत हुई, गांव-गांव से लड़की समूह में साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। गांव का नजारा लड़कियां स्कूल पहुंचने लगी, बल्कि लोगों के सोच में परिवर्तन आया, सोच का, व्यवहार का परिवर्तन। उस समय बहुत लोग कहते थे ये लड़की साइकिल चलाकर जाएगी तो लोग फप्ती कसेंगे, छेड़खानी करेंगे। तो मेरे मन में ये बात आई कि नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ये तो यूनिवर्सल स्कीम है, हर घर की लड़की जाएगी। तो हर घर की लड़की जाएगी तो गड़बड़ कौन करेगा, और इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा गांव में या कहीं भी उसके घर की लड़की के साथ कोई छेड़खानी करे। तो ये तो मेरे मन में था, लेकिन मैंने यह बात नहीं कही। हमने कहा कि लड़कियों को साइकिल दिया है, अब मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देंगे, जूडो कराटे सिखाएंगे, ताकि अगर रास्ते में कोई छेड़खानी करे तो उसको निपट ले। और ये उत्साह आया। अब लड़कियां स्कूल जाने लगी साइकिल चलाकर, तो जगह जगह हम जाने लगे। तो लड़कों ने कहना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दें। हमने कुछ लड़कों के लिए भी साइकिल योजना चला। आज लड़के लड़कियों को साइकिल योजना का लाभ मिला। 1,70,000 मात्र 9वीं क्लास में लड़की थी जब हमने योजना की शुरुआत की थी 2007 में। आज लड़कियों की संख्या बढ़कर हो गई है 9वीं क्लास में लगभग 8.5 लाख। कितना बड़ा परिवर्तन है। और हम भी स्कूल में पढ़े हैं तो पाठशाला, सरकारी स्कूल बाद में बना। हम लोग गांव में एक घोड़ा दावे रहते थे, असले किताब लेके जाते थे, घोड़ा इसलिए किसी को उठा के ऊपर बैठते थे। साहब सबसे बड़ी बात है कि अगर स्कूल जाना आना शुरू कर दीजिए तो अपने आप में वह भी एक एजुकेशन है। हमारे यहाँ तो बच्चे स्कूल जानते ही। आज जरा गांव में चले जाइए, बिना पूछे आपको दिख जाएगा कि ये प्राइमरी स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है। गांव-गांव में ये दृश्य बदला। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो उस समय की चुनौती थी उसके हिसाब से बहुत कम है। और जो लड़कियों के लिए साइकिल योजना, इसकी चर्चा तो न जाने कहाँ हुई। लोग बाहर के यूनिवर्सिटी से, विदेशों से इसके बारे में अध्ययन कर लिया और उसके बारे में लोगों ने लिखा और अध्ययन करके यह लिखा कि दुनिया के जिन इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन है, उन इलाकों के लिए साइकिल योजना बहुत इफेक्टिव योजना है। और आनंद जी के संघर्ष गाथा पर आए हैं। मैं आपको आप ड्यूटी बताता हूँ। जब साइकिल योजना कामयाब हो गई तो बहुत लोग कहते थे, पूछते थे हमसे कि आइडिया आपको किसने दिया। लेकिन मेरे मन में तो आइडिया आ नहीं सकता, ये कोई ना कोई आइडिया देने वाला होगा, कोई बड़ा आदमी होगा। हम लोगों को कहाँ से आइडिया आ जाएगा? हम लोग की पृष्ठभूमि तो ऐसी है नहीं कि हम लोग के दिमाग में कोई नया आइडिया आएगा कि भाई ऐसा कोई काम कर दो जिसके सहारे इतना बड़ा परिवर्तन आ जाए। ये लोगों की है सोच। इस सोच के बीच से गुजरना पड़ता है। हम इसका पूरा नहीं मानते, हंसते थे। और एक बार हमने इसके बारे में लोगों को जानकारी दे दी कि आइडिया कहाँ से आया। इसी पटना में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को साइकिल बांटा गया। कार्यक्रम का भारतीय नृत्य कला मंत्री से समारोह। और जो हमने लड़कियों को लाइन में देखा साइकिल के साथ, वो दृश्य मुझको इतना भा गया कि मैंने उसी समय साइकिल का दाम ये सब पूछना शुरू किया। तो लिमिटेड के लिए था, एक खास योजना में दिया गया था वो। और वहां से निकलने के बाद सरकारी आवास पहुंचने तक ही हमने अधिकारियों को और सबको बुला लिया
और पूछना शुरू किया कि अगर सब लड़की को साइकिल दिया जाए तो कितना पैसे की जरूरत हो। और उस दिन से ये तय हो गया कि भाई हर लड़की को 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा से हम साइकिल देंगे। 1,70,000 वही जिसकी चर्चा की लड़कियां निकली। और ये जब योजना लागू हुई तो इसका क्या असर हुआ है ये सबको मालूम। आज जो प्रभाव है उसकी चर्चा हम लोग कर चुके। तो आनंद कुमार जी को जो चर्चा कर रहे थे अपना कौन हम गाता था, कौन क्या करता था, काम खींचने की कोशिश करेगा, तरह तरह की बात करेगा, इन सब चीजों से नहीं घबराना। और यही सीखने वाली चीज है, जिसे सीखिए। आप सब लोग जो बैठे हुए हैं अधिकांशतः उसी पृष्ठभूमि वाले हैं। आप भी जब आगे बढ़िएगा तो बहुत काम खींचने वाले लोग मिलेंगे। घबराना नहीं, हौसला बुलंद रखना, मन को मजबूत रखना। और जो घबरा जाता है वह तो फिसल जाता है, और जो दृढ़ रहता है मन से वो आगे बढ़ता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो आज जो आनंद जी के जीवन पर उनके संघर्ष की गाथा जो लिखी गई है, आप कल्पना करिए कहाँ के रहने वाले हैं। ये बिहार से इनका क्या पुराना सरोकार कुछ नहीं। इनके काम के बारे में जाने तो कहाँ रह रहे थे। भारत के किस हिस्से में जन्म लिए थे और ये प्रेरित हुए और आकर यहाँ बार बार आने लगे। और उन्होंने कहा कि मेरा तो बिहार सेकेंड होम हो गया। तो ये मामूली बात नहीं, मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ और ये विरोध करता हूँ कि आज बिहार को सेकेंड होम बना। बहुत लोग बिहार के सभी बदनाम करते हैं, सभी खराब करने की कोशिश करते हैं। पूरी की पूरी आज आप देख लीजिए काम हो रहा है, अच्छा अच्छा काम इस बिहार में हो रहा है, इस पर नजर कम है। कोई एक घटना घट जाए तो आप देखिए वही सब कुछ वही है, देखते नहीं है कि सिर्फ छवि क्या होती है, किसकी छवि बिगड़ती है। पूरे बिहार की छवि बिगड़ती है। बड़ी मुश्किल से इस बिहार की छवि सुंदर हुई है, ठीक हुई है। तो पहले बिहार के लोग जो बाहर काम करते थे उसको लोग हेय दृष्टि से देखते थे। आज बिहार का आदमी बिहार के बाहर जाता है, उसको कोई हेय दृष्टि से नहीं देखता। इतना बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बिहार की शोहरत, बिहार का काम, बिहार का नाम बचता नहीं। तो क्या कीजिएगा, जो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ है वो है ही विचित्र। हर तरह के लोग आपको मिले। अब जैसे शराब बंद लीजिए तो ज्यादातर लोग खुश हैं, न सिर्फ महिलाएं खुश, पुरुष भी खुश, गांव में भी खुश, शहर में भी खुश। लेकिन कुछ पढ़े लिखे और साधन संपन्न लोग, सब नहीं, सारे पढ़े लिखे और साधन संपन्न लोग नहीं, उसमें भी अधिकांशतः लोग खुश हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खराब लगता है। तो खराब लगता है तो ऐसा पटकनी देने की कोशिश करेंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हम लोगों की पृष्ठभूमि बहुत साधारण है, हम लोगों की तमन्ना कोई बड़ी नहीं। आज यहाँ पहुंचे हैं तो कोई सोच करके थोड़ी पहुंचे, यहाँ पहुंचना है, कोई इसकी ख्वाहिश नहीं थी। मैं तो अपनी बात बताता हूँ। राजनीति में आ गया, संघर्ष करते करते वो चुनाव हारने के बाद विधानसभा का चुनाव जीत लिया, लोकसभा में चले गए। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। कभी कभी मन में एक ही ख्वाहिश आती थी कि एमपी बने। एक बार मेरे मन में बात आई थी कि हम भी एमपी बने, और दूसरी ख्वाहिश आई मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने। अब आजकल का मेरा अच्छा से मजाक उड़ा रहा है बढ़िया से। मेरे ऊपर लिपा पोती जो कर रहा है ना, ये कहाँ से बनेगा। अरे हम बनना चाहें तब तो नहीं बनेगा। बनना चाहो या नहीं बनना चाहो, तुम्हारा चेहरा ऐसा बिगाड़ देंगे कि क्या मतलब है, क्या फायदा। हम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता, हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे जैसे आनंद जी को इनके रास्ते में कितनी रुकावट आई, उससे घबराए नहीं, अपना काम करते थे। और अब कौन छुए गए, जल सकता है। हिंसा और जुल्म के शिकार किसी
लोग हो सकते थे, लेकिन जिस ऊंचाई पर चले गए हैं, अब इन पर ढेला फेंकने से ढेला वहां तक पहुंचने वाला नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि अब ये फायरिंग रेंज के भी बाहर चले गए। अब आप फायरिंग रेंज के बाहर है, चिंता मत करिए, अपना काम करते थे। काफी होता है, कुछ लोग होंगे समाज में, उनको बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन चिंता मत करिए, समाज में अगर वैसे लोग हैं तो एक से एक शानदार लोग हैं। मगर मैं बैठे हुए हूँ, आपके लक्ष्मी साहब बैठे हुए हैं, इस चीज को देखना चाहिए। जो किसी चीज को सही नजरिए से देखता है, उनके प्रति जरूर आभार प्रकट करना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। क्योंकि आप सब लोग जो ये हॉल इस कदर भरा हुआ है, इतने उत्साह से भरा हुआ है, अरे कोई पार्टी का मीटिंग है बताइए, न पार्टी का मीटिंग है, न कुछ है, न कोई गाना गाने वाले का मीटिंग हो रहा है। लेकिन आप देख लीजिए, आकर्षण है तो कुछ तो है जिसके चलते आज लोगों के मन में है। तो आप सब लोग जो आए हैं, यही संकल्प करके जाइए, प्रेरणा लेकर जाइए, रास्ते में जितनी बाधा आए उससे घबराएंगे नहीं और अपने राह पर, ठीक राह पर चलते जाए। राह गलत नहीं पकड़ना है। अगर आनंद कुमार जी अपने रास्ते से भटके, या बहुत लोग जो बहुत इधर उधर करते रहते हैं, ये एक आध भी इधर उधर का काम कर देते थे तो कोई जीने देता है। आज वो तरह तरह का काम करके आनंद से चादर तान के सोए रहते हैं। तो हम लोगों को तो मालूम है कि भाई हम लोगों को गुमान नहीं करना चाहिए, अहंकार में नहीं जाना चाहिए, और दूसरी बात गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई मामूली बात नहीं है। समाज के हर तबके को सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, लोग आगे बढ़ेंगे। आज देश इतना क्यों पिछड़ा? इसलिए कि यहाँ तो वर्ण व्यवस्था इस प्रकार से लाई गई कि भाई पढ़ने का अधिकार पीड़ित लोगों को। अब इसके चलते आप कल्पना करिए कितना बारी देश हारा है। ज्यादा तो हारा ही है नहीं, इतिहास उठा करके देखिए ना, हारता ही रहा। उसका क्या कारण? सब लोगों की भागीदारी नहीं थी। कुछ ही लोग देश की रक्षा कर सकते हैं और शासन चला सकते हैं, देश हारा। पर कुछ ही लोग सकते हैं, इसलिए ज्ञान के क्षेत्र में भी सब कुछ होने के बाद कालांतर में हमसे हो गए, हमसे आगे दूसरे लोग हो गए। ये ज्ञान का केंद्र था, दुनिया को ज्ञान का संदेश देने वाला। किस कारण? इसलिए कि ये सब काम को सिमटाया गया। और आज जब लोकतांत्रिक समाज है, सबको पढ़ने का अधिकार, कोई भी ऐसा काम नहीं है, चाहे वो जितना भी कठिन काम हो, करने के लिए सबको अधिकार मिला हुआ। यही तो कारण है या विकास हो रहा। अगर वही वर्ण व्यवस्था रहती तो आनंद जी पढ़ कैसे पाते भाई, पढ़ा कैसे पाते? तो आप सोच लीजिए, तब आपको पढ़ने का मौका मिला है, पढ़ाने का मौका मिला है, इससे सबक सीखिए और अपना ज्ञान दूसरों को बांटिए। यहाँ तो लोगों को ज्ञान था, बांटते नहीं थे। तो सैकड़ों साल ये देश पीछे हुआ है, समाज पीछे हुआ, इसलिए कि जिनके पास ज्ञान था वो अपने पास उसको कैद रखते थे। और अब वो समय आ गया है कि जिसके पास ज्ञान है बांटिए, और ज्ञान ऐसी चीज है जो बांटने से और बढ़ती है। और आज देख लिया कि मामूली पृष्ठभूमि के व्यक्ति कितने लोगों को ज्ञान बांटा। अब जितने लोगों को ज्ञान बांटा है, सब लोग अपना ज्ञान बांटिए। कहाँ समाज जाएगा? इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा कि फिर समाज में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेद टिक नहीं पाएगा। और ये समाज आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, तो हम देश की तरक्की में योगदान करेंगे। इसलिए जब संकल्प जरूर लीजिए।
ऐसा मत हो कि आनंद कुमार जी से तो ज्ञान प्राप्त कर लिए और ज्ञान को छिपा लिया, ये छिपाइएगा तो ये ईमानदारी नहीं। तो इसे यही सीखिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, ज्ञान बांटिए, सबको ज्ञानी बनाइए और ज्ञान से ही समाज आगे बढ़ेगा। समाज में तो कई प्रकार के लोग, आप उनको रोक नहीं सकते, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, लकीर जो होती है वो काटने से छोटी नहीं होती है, लकीर के बगल में उससे बड़ी लकीर खींचने से लकीर छोटी होती है। ये किसी से ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप उससे भी बड़ी लकीर खींचिए, आप आगे बढ़ेंगे और आपको भी दुनिया जिस तरह से आज आनंद कुमार को देख रही है वैसी आपको भी देखेगी। मेरी तो आप सबके प्रति शुभकामना है। और आनंद जी जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज को शिक्षित बनाने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस काम को करते रहिए। और आप में तो स्थायित्व, हम लोगों का क्या है, हम लोगों को तो 5 साल पर रिन्यूअल मिलता है, अभी मिला हुआ रिन्यूअल तो काम कर रहे हैं। और आपको किसी प्रकार की रिन्यूअल की जरूरत नहीं है, आपको स्थायी है, करते जाइए। हम सब लोगों की शुभकामना आपके साथ है, समर्पण आपके साथ है। ये करने के साथ प्रभाव प्रकाशन को, टेलीविजन इंडिया को, दोनों को हम बधाई देते हैं। और प्रभाव प्रकाशन तो एक उदार प्रकाशन है और इन लोगों ने काफी काम किया है और राज्य में काम किया है, बिहार में भी। हम जो लेखक होते हैं लिख तो सकते हैं लेकिन छपेगा कैसे? तो मैं समझता हूँ कि वैसे लेखकों को भी प्रभाव प्रकाशन मदद करता है। इसके लिए मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। ये भी युवा हैं लेकिन इनमें भी बड़ी संभावना है और प्रकाशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आपको भी मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। और आप सब लोग जो आनंद जी के पुस्तक विमोचन के अवसर पर उपस्थित हुए हैं और जरूर इनसे आप प्रेरित, तो सही मायने में इनसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए आप भी आगे बढ़िए, जिंदगी में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। आप भी आनंद जी की तरह बनिए। इधर सुपर 30 है तो आप जैसे कोई सुपर आनंद बन जाए, हम लोगों को और प्रसन्नता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे बहुत धन्यवाद। सम्मानित है। जब आनंद जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार, मैक्से से नोबेल पुरस्कार मिले हैं, तब वो दिन हम सब के लिए कितना गौरव भरा